देखो, आज के टाइम ये समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि किसी को या आपको इंग्लिश क्यों आनी चाहिए, ठीक है? हम अपने चारों तरफ देख ही रहे हैं, सारे के सारे बोर्ड, सारे पैकेजेज़, सारी दवाइयाँ, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, बहुत स लगभग सारी ही चीज़ें, है ना? इंग्लिश लैंग्वेज लैंग्वेज के ऊपर ही काम करती हैं। तो ये समझाने की या बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश क्यों आनी चाहिए। वो उसे बेहतर पता है जिसे नहीं आती है, ठीक है? मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि सर इंग्लिश को सीखना कहाँ से शुरू करें? बिकॉज़ उनमें कोई 10th क्लास में है, कोई 12th में है, तो वो कुछ पढ़ के आए हैं, कुछ छोड़ के आए हैं। इसलिए उन्हें अभी पता नहीं कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कौन-सी चीज़ें छोड़नी चाहिए, कौन-सी चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। मैं सभी से एक बात कहता हूँ कि जितना ज़्यादा ज़रूरी है हमको कोई चीज़ सीखना, उतना ही ज़रूरी होता है चीज़ों को भूलना। अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है और आपको उनमें कुछ आता है, कुछ नहीं आता उस चीज़ में, उस एक पार्टिकुलर चीज़ में, तब आपको क्या करना चाहिए कि उस चीज़ को आप हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट करो, ठीक है? बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करो। तो उनमें जो नहीं आता है आपको, वो आ जाएगा और जो आता है, ठीक है? जो आता है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो जभी भी आपको कोई भी चीज़ सीखनी है और ज़रूरत है उसको सीखने की ना, तो आप हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट करो। स्क्रैच से स्टार्ट करो, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करो। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, तो आप इंग्लिश को वहाँ से शुरू करो जहाँ से इंग्लिश शुरू होती है, ठीक है? तो इंग्लिश कहाँ से शुरू होती है? इस क्लास को बनाने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि इंग्लिश को कहाँ से शुरू करा जाए और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर करें धीरे-धीरे और उसको सीख लें, ठीक है? तो अभी हमारी क्योंकि पहली क्लास है तो इंग्लिश जहाँ से स्टार्ट होती है हम उस चीज़ को कवर अब करेंगे। तो इंग्लिश जो स्टार्ट होती है हर एक लैंग्वेज की तरह, वो स्टार्ट होती है अपने अल्फ़ाबेट से, ठीक है? अल्फ़ाबेट। अब ये अल्फ़ाबेट होते क्या हैं? ठीक है? इसको ध्यान से समझते हुए चलना। तो हम एक-एक क्लास बनाएँगे स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, तो आप बने रहें हमारे साथ और इंशाल्लाह आपको इंग्लिश आ जाएगी जल्दी ही, ठीक है? तो अल्फ़ाबेट को समझते हैं सबसे पहले अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? तो अल्फ़ाबेट को हम ऐसे समझते हैं, ऐसी आकृतियाँ, ऐसी आकृतियाँ या निशान, ऐसी आकृतियाँ या निशान या चित्र, निशान या चित्र का एक सेट, ठीक है? ऐसे निशान या चित्र या आकृतियों का एक सेट जो अंग्रेज़ी भाषा को पढ़ने तथा लिखने के काम में आती है, ठीक है? तो हम यहाँ ब किसकी बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेट में? अल्फ़ाबेट में हम बात कर रहे हैं पूरे एक सेट की, पूरे एक सेट की, एक पूरा सेट, ऐसी आकृतियों का या ऐसे निशानों का, जिनके द्वारा हम इंग्लिश भाषा को लिखते हैं और पढ़ते हैं, ठीक? सिंपल है। तो कैसे दिखते हैं? वो सेट कैसा दिखता है? सेट दिखता है ऐसा और ये क्या हैं? ये हैं आकृतियाँ। ये वो आकृतियाँ हैं, जिनके थ्रू हम इंग्लिश लैंग्वेज को लिखते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है? अगली चीज़ आती है इसमें अल्फ़ाबेट में लेटर्स, ठीक है? लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स हम बोलते हैं ये जो आकृतियाँ हैं ना, ये जो आकृतियाँ हैं, इनको आप इस सेट के बाहर निकालो और हर एक आकृति को उसका एक नाम दो। जैसे मैंने एक आकृति बाहर निकाली, एक निशान बाहर निकाला और इसको नाम दे दिया ए,
और इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। ऐसे ही हम एक एक को नाम देते चले गए और हमने कहाँ तक दे दिया, एक्स वाई और जेड तक। ठीक है, तो हमने हर एक आकृति को बाहर निकाला और उसको जैसे ही हमने नाम दिया तो वो एक एक चीज क्या बन जाती है, वो बन जाते हैं लेटर्स। दो तरह से लिखे जाते हैं, ये वाले लेटर जो हैं ये कहलाए जाते हैं कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। कौन से, ऐसे दिखते हैं। ठीक है, और दूसरी तरह से जो हम लिखते हैं उनको हम बोलते हैं स्मॉल, स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स कैसे लिखते हैं हम, वो ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो लेटर्स हो गए। अच्छा, लेटर्स को हमने जो नाम दिए ना वो इनके साउंड के अकॉर्डिंग दिए। किसी भी भाषा में उस भाषा की जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो बहुत मैटर करता है। तो आपको इंग्लिश में ना एक तो पढ़ना आना चाहिए, एक एक लेटर की कैसी आवाज़ निकलती है, वो कैसा साउंड बनाती है। ठीक है, तो आपको ये सीखना बड़ा ज़रूरी है। और हमेशा ना बेस बनाने में ही दिक्कत होती है, परेशानी जो पड़ती है हमेशा बेस बनाने में पड़ती है। तो चूंकि अभी बेस बन रहा है ना आपका, तो इस पर ध्यान दें आप, बार बार देखें, नोटबुक ले लें, उसमें लिख लें, थोड़ी प्रैक्टिस करें। हर एक चीज़ ना प्रैक्टिस मांगती है, तो इसका भी यही होगा। ठीक है, अब ये जो लेटर्स है ना, हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरी में। एक जिसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है वोवल्स। ठीक है, कई लोग इसको वोविल वोविल पढ़ते हैं, पर इसको हम पढ़ते हैं वोवल्स। ठीक है, तो जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, कॉन्सोनेंट हमारे होते हैं 21 कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट को याद करने से पहले या इनको समझने से पहले या पहचानने से पहले आपको ना वोवल्स पे ध्यान देना चाहिए। वोवल्स होते हैं सिर्फ 5, ए, ई, आई और ओ और यू। ठीक है, तो जो हमारी ये 26 लेटर्स है ना, इसमें से 5 तो हमारे वोवल्स हो गए। तो कितने बचते हैं, इनको छोड़ के, इन पांचों को, इन 5 को छोड़कर जो भी लेटर्स हमारे बचते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। जैसे हमारा बी हो गया और सी हो गया और डी हो गया, और ऐसे ही ई छोड़ देंगे। ठीक है, ई छोड़ देंगे, हमने स्टार्ट में ए भी छोड़ दिया था, ई छोड़ देंगे तो फिर क्या बचा, एफ बचा। ऐसे ही हमारे 21 लेटर्स हैं जो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और जो हमारे साउंड को बनाते हैं इनको हम कहते हैं वोवल्स। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हम एक सीरीज बनाएंगे हर एक लेटर के फोनिक साउंड्स के ऊपर। आप उन वीडियोस को ज़रूर ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, और आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखिए, इंग्लिश को सीखने के ना 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपका आता है उसे हम कहते हैं रीडिंग। आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारा स्टेप आता है राइटिंग। जब आपको इंग्लिश पढ़नी आ गई तो आपको लिखनी भी आनी चाहिए। ठीक है, तीसरा जो आपका स्टेप आता है वो है स्पीकिंग। जब आपको पढ़ना आ गया, उसके बाद लिखना भी आ गया, अब आपको बोलना भी आना चाहिए। ठीक है, और जैसे आप बोलना सीखे, फिर आपको सुनना भी आना चाहिए। ये 4 चीज़ें मुकम्मल होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। पहले आप पढ़ना सीखो, लिखना सीखो, उसके बाद धीरे धीरे बोलना सीखो, उसके बाद सुनना सीखो। बहुत सारे लोगों को रीडिंग आती है तो राइटिंग नहीं आती ठीक से, राइटिंग आ जाती है तो वो ना ठीक से बोल पा रहे हैं ना ही वो सुन पा रहे हैं। देखिए, आज के टाइम में ना
कोई भी गवर्नमेंट से डॉक्यूमेंटेशन आते हैं, आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, रिज्यूमे बनाना होता है, इंटरव्यू देना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंग्लिश इज़ मस्ट आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा। अगर आप जॉब करते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका प्रमोशन हो जाता है। आप बिज़नेस करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने बिज़नेस को एक अलग ही लेवल पर लेके जा सकते हो। अगर आपको इंग्लिश आती है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। और इंग्लिश के आते-आते एक चीज़ जो हो जाती है ऑटोमैटिक ही मैं वो कहूँगा उसको बिल्कुल ऑटोमैटिक हो जाती है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके ना कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। लोगों से बातचीत करना, उनको इम्प्रेस करना और यहाँ पे एक कहावत भी आपने सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है? तो इंग्लिश को सीखने की बहुत सारी वजहें हैं। आप अगर रूरल एरिया में रहते हो, सिटी में जाते हो तो फिर वहाँ आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है? आप दूसरे स्टेट में जाते हो, वहाँ दूसरी कोई लैंग्वेज मिल जाती है आपको, आप वो नहीं समझ पा रहे हो, बट इंग्लिश कॉमन हो जाती है। आप किसी स्टेट में जाते हो या किसी कंट्री में जाते हो तो इंग्लिश कॉमन हो जाती है, ठीक है? आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लगती हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहें और इस सफ़र को पूरा करें। बहुत लंबा सफ़र है, ठीक है? तो आज के वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।